हेलो एवरीवन, यूपीएससी वाला में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिकोड करने वाले हैं। दैट इज़ अबाउट चाइना। हमेशा लोगों में कहीं ना कहीं क्यूरोसिटी रहती है कि चाइना कैसे अमेरिका के साथ डिप्लोमेटिकली कहीं ना कहीं जीत हासिल कर लेता है। इंडिया के साथ, पाकिस्तान हो, अफगान तालिबान हो, कोई भी कंट्री हो, वो कहीं ना कहीं टेक्निकली डिप्लोमेटिकली उसके पास एज होती है, वो एडवांटेज लेता है और जिस तरीके का इन्वायरमेंट उसको डेवलप करना है वो कहीं ना कहीं करने में सक्सेसफुल रहता है। क्या ऐसी चीजें हैं जो उसको एडवांटेज देती हैं? यही चीजें एक्चुअल में आज हम लोग डिकोड करने वाले हैं। रिसेंट में एक बुक आई है द लॉन्ग गेम्स करके, विजय गोखले सर की। उन्होंने बहुत स्पेसिफिकली इसमें क्या कहते हैं, बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया है कि चाइना की मेंटेलिटी क्या है, चाइना कैसे एक्चुअल में डिप्लोमेटिकली विन करने की कोशिश करता है। और इसी चीज़ को हम लोगों ने 5-6 तरीके से एक्चुअल में डिकोड करने की कोशिश करी है। और ये चीज़ आप लोगों के पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के लिए, ठीक है, आईआर वगैरह में, और इनफैक्ट रियल लाइफ में चाइना को समझने के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक हो सकता है। सबसे पहली चीज अगर हम बात करें जो उसकी फर्स्ट टैक्टिक्स कहीं ना कहीं रहती है, दैट इज अबाउट विन नेगोशिएशन बिफोर दे इवन बिगन। यानी कि जीतने शुरुआत करने से पहले कहीं ना कहीं वो गेम जीत चुके होते हैं। ये उनकी पहली कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी रहती है कि आप अपन मैच खेलने से पहले, एक तरीके से अगर खेलने जा रहे हो तो मैच स्टार्ट होने के पहले आप मैच जीत गए। ये तभी हो सकता है जब आप अपोनेंट के साइकोलॉजिकल टेंडेंसी को बहुत अच्छे से समझते हो और आप उसके ऊपर साइकोलॉजिकली विन अचीव कर सकते हो। इनफैक्ट ये टेक्निक्स देखने मिली थी इमीडिएटली आफ्टर 1949। 1949 में जब चाइना कहीं ना कहीं पीआरसी के कंट्रोल में आया, वहां पे पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना बना, जो वहां की कम्युनिस्ट पार्टी है उसके अंडर में आया, उसी के साथ एक्चुअल में वर्ल्ड में उसकी रिकॉग्नाइजेशन के लिए कहीं ना कहीं जो चाइना है उसने गेम खेलने शुरू किए। और 1949 में बाकी कंट्रियां जब तक एक्चुअल में उसको रिकॉग्नाइज करती, वो कहीं ना कहीं अपने ट्रैप क्रिएट कर चुका था और नेहरू जी को जिस ट्रैप में फंसना था वो फंसे और अल्टीमेटली सबसे पहले एक्चुअल में उन्होंने रिकॉग्नाइज किया चाइना को। ये चीज कैसे हो पाई? उसने बहुत साइकोलॉजिकली वहां पे गेम खेला। उसकी बहुत मास्टर स्ट्रैटेजी है कि वो एक्चुअल में कहीं ना कहीं अपोनेंट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन रखता है। अब ग्राउंड वर्क पे होमवर्क करके कहीं ना कहीं आते हैं और पूरी इंफॉर्मेशन की, उसके सोचने का तरीका क्या है, उसके पास क्या किन चीज़ों को लेके एज है, हमारे क्या डिसएडवांटेज हैं, हम इस डिसएडवांटेज को कैसे एनकाउंटर कर सकते हैं, ये पूरी ऑन ग्राउंड प्लानिंग एक्चुअल में हो चुकी होती है। और इसका क्लासिक एग्जाम्पल देखने मिलता है कि एक्चुअल में 1949 में उसने कहीं ना कहीं नेहरू जी के ऊपर साइकोलॉजिकली वहां पे टैक्टिक्स प्ले की, न्यूज़पेपर में पब्लिश किया कि नेहरू जी की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। और इट वाज अ क्लियर कट ट्रैप। और नेहरू जी ने कहीं ना कहीं वेस्टर्न अलाइनमेंट को दूर करने के लिए एक तरीके से अपने आप को दिखाने के लिए कि हम वेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है फॉरेन पॉलिसी के लिए, और वो एक्चुअल में कहीं ना कहीं चाइना को सबसे पहले रिकॉग्नाइज करते हैं। और यही एक्चुअल में चाइना का मोटिव था। तो ये दिखता है कि एक्चुअल में अपोनेंट के साथ कैसे खेला जाता है। ये चीज तभी पॉसिबल है जब आप अपने अपोनेंट्स के बारे में सारी चीजें जानते हो। सारी चीजें मतलब वो पूरा होमवर्क करके पहले से प्रिपेयर रहते हैं। और ये चीज एक्चुअल में उनको कहीं ना कहीं जो सिंजो आर्ट ऑफ वॉर है उसमें ये चीज देखने मिलती है। और यही चीज एक्चुअल में अपने यहाँ पे चाणक्य ने भी सेम चीज की बात करी थी कि आप जब तक अपोनेंट को पूरी तरीके से जानते नहीं तब तक आप मैदान में नहीं उतर सकते। आप अपोनेंट को आपको समझना पड़ेगा, उसकी वीकनेस क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वो किस तरीके से ऑन ग्राउंड प्लानिंग करता है, सिचुएशन के हिसाब से वो एक्चुअल में किस तरीके से चेंज करता है अपनी टैक्टिक्स को। सारी चीजें जब आपको पता है तभी आप एक्चुअल में कहीं ना कहीं जीत सकते हैं। और इस चीज में चाइना को महारत हासिल है। वो जब भी किसी के साथ नेगोशिएशन करने जाता है तो वो अपने अपोनेंट को पूरी तरीके से जानता है, पूरी अंडरस्टैंडिंग वहां पे क्रिएट करता है। इसी तरीके से दूसरी अगर हम बात करें, दूसरा तरीका है यूज साइलेंस। ये उसकी सबसे खतरनाक टैक्टिक्स में से एक है, यूज साइलेंस। कैसे? एक्चुअल में जब भी वो किसी चीज के ऊपर अनकंफर्टेबल है, उसकी प्रिपरेशन नहीं है, उसका होमवर्क पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, तो या वो किसी इश्यूज को लेके अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है कि अभी हम इस इशू को डिस्कस नहीं करना चाहते, तो फिर वो वहां पे मौन हो जाता है, कंप्लीटली साइलेंस, कुछ भी नहीं बोलेगा। और इसको लेके वो एक्चुअल में इसका पर्पस है कि वो कहीं ना कहीं अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए या तो वो टाइम चाह रहा है
कि अभी तक उसकी ऑन ग्राउंड प्लानिंग, उसको लग रहा है कि वो एक्चुअल में सिचुएशन में नहीं जीत सकता, तो उसको टाइम चाहिए। तो या तो ये तरीका है, या वो अपने इंटेंशन को छुपाना चाह रहा है, या फिर कहीं ना कहीं वो दूसरे को कंफ्यूज करना चाह रहा है कि तुम हमारी साइलेंस को एज अ एग्रीमेंट के तौर पे लो, कि अगर हम कुछ नहीं बोल रहे तुम उसको पॉजिटिवली यस की तरह कंसीडर करो। और जब तुम अपने यस को लेके यस के तौर पे कंसीडर करोगे, तो फिर उसके बाद तुम उस हिसाब से प्लानिंग करना शुरू करोगे, और जब मेरी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी तब हम उस इशू को रेज करेंगे। ये उसकी बहुत पुरानी टैक्टिक्स है और सबसे खतरनाक टैक्टिक्स में से एक है। मोस्ट ऑफ द टाइम चाइना इसी टैक्टिक्स का इस्तेमाल करता है। इसका क्लासिक एग्जाम्पल देखने मिलता है बॉर्डर नेगोशिएशन के टाइम पे, 1950s के टाइम पे। 1954 के टाइम पे जब एक्चुअल में तिब्बत इश्यूज वगैरह चल रहे थे, तो चाइना वाज एंगेज इन तिब्बत इशू, और वो उस टाइम पे किसी भी तरह के अननेसेसरी ट्रबल नहीं चाहता था बॉर्डर के ऊपर। और वहां पे जब नेहरू जी ने वहां पे क्या कहते हैं बॉर्डर एग्रीमेंट्स को लेके बातचीत करी चाइना से, तो वो उस चीज के ऊपर कंप्लीटली साइलेंस रहा, और इस चीज को नेहरू जी ने एक्चुअल में उसकी चाइना की हाँ मान ली। उसको मान लिया कि जो मैप एक्चुअल में हमने दिया है, या जो टर्म और कंडीशन हमने रखे हैं, चाइना ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, और वी आर फ्री। हमारा चाइना के साथ कोई कहीं ना कहीं कोई इशू नहीं रहा। और इसी वजह से उसने वहां पे इस चीज का फायदा उठाया। जब एक्चुअल में उसका होमवर्क पूरा हो गया, तब उसके बाद उसने दोबारा इश्यूज को रेज करना शुरू किया। जब तक वो कंप्लीटली प्रिपेयर नहीं था, उसने इस इशू को रेज नहीं किया। और यही टैक्टिक्स उसकी सबसे खतरनाक टैक्टिक्स है, जो कि वो नेपाल के साथ इस्तेमाल कर चुका है, अमेरिका के साथ इस्तेमाल करता है, इंडिया के साथ इस्तेमाल करता है। इनफैक्ट बड़ी बड़ी पावरफुल कंट्रियों के साथ सबसे ज्यादा इस्तेमाल करे जाने वाली टेक्निक है ये। इसके बाद थर्ड टेक्निक की अगर हम बात करें, तो दैट इज अबाउट लेट समवन एल्स डू द फाइटिंग। ये टेक्निक एक्चुअल में कॉमन है, अमेरिका भी इस तरह का टेक्निक इस्तेमाल करता है, चाइना भी इस तरह की टेक्निक इस्तेमाल करता है। ठीक है, जितने भी रियलिस्ट अगर पॉलिसी मेकर हैं, वो ज्यादातर इस टेक्निक पर रिलाय करते हैं। इसको कई बार अमेरिका के सेंस में अगर कहा जाए, तो इसको बक कैचिंग टेक्निक भी बोला जाता है। इसका मतलब है कि आप फाइट नहीं कर रहे हो, उसकी जगह पे आपने थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं बकरा बना लिया। जैसे आप अपना खुद नहीं लड़ना चाहते, खुद की एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहते, तो आप अपनी जगह पे किसी को बकरा बना लेते हो। एग्जैक्टली चाइना यहां पे ये करता है कि अगर मान लो यहां पे किसी के साथ कोई प्रॉब्लम, कोई इशू रेज हुआ, तो वो थर्ड पार्टी के थ्रू वहां पे एंगेज करना शुरू कर देगा। जैसे अगर इस चीज को अगर मैं देखूं, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मसूद अजहर का केस, आई थिंक अगर तुम्हें याद होगा, कुछ टाइम पहले की बात है, जब पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो वहां पे मसूद अजहर का केस, ये इसका क्लासिक एग्जाम्पल देखने मिलता है। और इस चीज का वो कहीं ना कहीं बेनिफिट बहुत जगह पर उठाता है कि आप अपनी इश्यूज को दूसरी जगह ट्रांसफर कर दे। इसी तरह का यही टेक्निक्स उसने और भी कई जगह पे इस्तेमाल करी है इंडिया के अगेंस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल एससीओ में जब मेंबरशिप की बात आई, रशिया ने हमारा नाम प्रपोज किया, तो उस टाइम पे हमें काउंटर करने के लिए उसने पाकिस्तान का नाम प्रपोज किया। ठीक है, इसी तरीके से एक बार और इस चीज का एग्जांपल देखने में कई जगह पे, इनफैक्ट अब मैं इसके नंबर्स बता नहीं सकता, मैक्सिमम जगह पे चाइना ये इस टेक्निक का इस्तेमाल इंडिया के अगेंस्ट करता रहा है। स्पेसिफिकली जब भी पाकिस्तान की बात आती है तब तो यहां पे एक्चुअल में ये चीज थर्ड टेक्निक है जो वो इस्तेमाल करता है। इसके बाद फोर्थ टेक्निक है यहां पे यूज नो टेक्निक्स। यूज नो टेक्निक्स का मतलब है एक तरीके से कि वो एक्चुअल में सामने वाले अपोनेंट को फ्रस्ट्रेट कर देता है कि कोई भी नेगोशिएशन आप करने जाओ, कितनी भी प्रिपरेशन करने जाओ कि ठीक है इसमें हम चाइना को थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा, हमें लॉस भी हो जाएगा, लेकिन कम से कम एटलीस्ट पीस बन जाएगी, वो आपको नो कह के फ्रस्ट्रेट कर देगा। और जब आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, आप वीक पोजीशन पे चले जाएंगे, तब वो एक्चुअल में अपना डोमिनेंस दिखाना शुरू करता है। इसका बेनिफिट क्या है उसको कि इफ अपोनेंट गिव अप ऑन द डिमांड्स इजीली, सो यू विल नो इट वाज नॉट द कोर डिमांड। अगर मान लो किसी नेशन ने उसकी बात बहुत आसानी से मान ली, तो वो समझ जाता है कि उसका एजेंडा एक्चुअल में ये नहीं है, तो वो दूसरों के इंटेंशन समझने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। इसके अलावा जैसे मैंने पहले बताया, फ्रस्ट्रेट करने के लिए, सामने वाले के ऊपर डोमिनेट करने के लिए भी इस टेक्निक का इस्तेमाल करता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टेक्निक की अगर बात करें, दैट इज अबाउट इट इज नॉट ओवर टिल इट्स ओवर। चाइना कभी हार मानने वालों में से नहीं है। वो जब तक उस इश्यू को कंटिन्यू करता है जब तक उसमें कैपेबिलिटी है, और ये चीज कई जगह पे देखने मिली है। उसका एक मानना है कि
इट लूज नेक, इट विल वर्क बिहाइंड द सीन टू डिले डिफीट। उसका ऑब्जेक्टिव एक्चुअल में अगर देखा जाए तो उसका तरीका यह है कि भाई किसी भी तरीके से हमें ये जीतना है, नहीं जीत पा रहे तो कम से कम इसको जितना डिले हो सके, डिफीट को डिले करा जाए, वो बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव है। जैसे फॉर एग्जांपल मसूद अजहर के केस में भी अगर देखा जाए तो ये टेक्निक्स देखने मिलती है कि उसको देखा गया था कि उसको पता था कि वहां पे उसको डिफीट होगी, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे मसूद अजहर को एक्चुअल में कहीं ना कहीं टेररिस्ट के तौर पे रिकॉग्नाइज करा जाता है। चाइना वाज द ओनली कंट्री हु वीटोड द इंडियन रेजोल्यूशन फॉर मसूद अजहर, कि मसूद अजहर के केस में जो इंडिया की तरफ से रेजोल्यूशन आया उसमें अकेला चाइना बचा था, लेकिन उसमें जब तक पॉसिबल हुआ तब तक वो चीज करी, इंडिया को फ्रस्ट्रेट किया वहां पे। तो उसका ये एक तरीका एक्चुअल में देखने मिलता है। इसके अलावा लास्ट है प्ले योर अपोनेंट्स। प्ले योर अपोनेंट्स ये बेसिकली अगर सपोज कोई कंट्री, थर्ड कंट्री आपके साथ नेगोशिएट करने में है, लाइक जैसे तुम अफगानिस्तान के साथ, इंडिया अफगानिस्तान के साथ डील कर रही है, किसी वियतनाम के साथ डील कर रही है, और कोई थर्ड कंट्री के साथ डील कर रही है, तो चाइना अननेसेसरी उसको अपना पार्टनर बताएगा, जिससे आपके ऊपर एक प्रेशर बढ़े, साइकोलॉजिकल प्रेशर बढ़े, आप कंफ्यूज हो। तो ये उसका तरीका है कि टेक्टिकल डिस्प्ले ऑफ द फ्रेंडशिप कॉलिंग अपोजिट्स, कि जो थर्ड कंट्रीज है वो कहीं ना कहीं उसको एडवांटेज मिले और आपका एनिमी कहीं ना कहीं वीक हो, ये उसका तरीका है। भले ही वहां पे उसके और थर्ड कंट्री के कोई बहुत ज्यादा अच्छे रिलेशन ना हो, तब भी वो एक्चुअल में एंगेज होगा। क्यों? क्योंकि वो आपका अपोनेंट है। तो ये बेसिक 6 टेक्निक्स एक्चुअल में वो इस्तेमाल करता है। जैसे अभी रिसेंट में इस टेक्निक का इस्तेमाल यूक्रेन वाले मैटर में किया, रशिया वाले मैटर में। रशिया वाले मैटर में देखा जाए तो चाइना जो है बहुत ज्यादा अगर एंगेजमेंट वहां पे रशिया के साथ नहीं भी दिखाता तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला था, लेकिन क्योंकि अमेरिका को फ्रस्ट्रेट करना था, वहां पे अमेरिका को फ्रस्ट्रेट करना था, तो इसीलिए अननेसेसरी वहां पे उसने अपनी टांग अड़ाई कि जिससे उसके ऊपर प्रेशर पड़े। और ऐसा कई बार किया है कि छोटी छोटी कंट्री जब बड़ी कंट्रीज के साथ डील करने जाती हैं तो वो वहां पे अपनी टांग अड़ाता है, अननेसेसरी कहीं ना कहीं इश्यूज क्रिएट करने के लिए। तो ये बेसिक 6 टेक्निक्स हैं जो एक्चुअल में चाइना इस्तेमाल करता है अपने अपोनेंट्स के खिलाफ। अब आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या एक्चुअल में चाइना की टेक्निक्स हैं, वो कैसे एक्चुअल में अपोनेंट्स के साथ डील करता है और कैसे एक्चुअल में वो पूरा डिप्लोमेटिक जो नेगोशिएशन है वो अपने फेवर में ले जाता है। तो इसको आप एग्जाम पर्पस से भी देख सकते हैं, जर्नल जो चाइना की टेंडेंसी है आप उसके हिसाब से भी देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।